जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला पंचायत के युवा सलाहकार प्रभारी की बेलगाम डंपर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, एक घायल। बैयर रोड में हुआ सड़क हादसा, वार्ड वासियों ने बैयर रोड में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। शासकीय चिकित्सक डॉक्टर अशोक लिल्लारे का निजी क्लिनिक किया गया सील, कलेक्टर के आदेश पर की गई सीलबंद की कार्रवाई। डबल मनी के एजेंट रामेश्वर कर्राहे हत्याकांड में संलिप्त बोलेरो वाहन को पुलिस ने किया जब्त, वाहन चालक को भेजा जेल। मोती तालाब बना धोबी घाट, कपड़े धोकर फैलाई जा रही है गंदगी। नेशनल ग्रुप लिंक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा नगर का पहलवान अरुण नकपुरे। 20 नवंबर को बहेला थाना के अंतर्गत रीसेवाड़ा के भाड्रासुर गढ़माता मंदिर पहाड़ी के पीछे जंगल में एक अधजली लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त डबल मनी के एजेंट रामेश्वर कर्राहे उम्र 40 वर्ष दुल्लापुर निवासी के नाम से की गई। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विनय लिल्लारे को 21 नवंबर को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्त बोलेरो वाहन और वाहन चालक को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस के अनुसार इस घटनाक्रम के दौरान जो बोलेरो वाहन क्रमांक MP 50 ZA 0655 का उपयोग हुआ, उसे जब्त किया है। वहीं इस बोलेरो वाहन चालक कोमल प्रसाद दसेरिया उर्फ गोल्डी निवासी चिखली को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर उसे जेल भेज दिया है। बहेला पुलिस ने इस मामले में आरोपी बोलेरो वाहन चालक कोमल प्रसाद दसेरे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/22 धारा 365, 341, 232, 506, 34, धारा 302, 201, 120B के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि इसी बोलेरो वाहन के माध्यम से ही रामेश्वर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। संक्षिप्त में बता दें तो जब मृतक रामेश्वर कर्राहे रायपुर से वापस लांजी आ रहा था, इसी दौरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनय और नरेंद्र लिल्लारे के द्वारा रामेश्वर को आमगांव से गोरेला लिया गया, जहां रामेश्वर के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं इसी बोलेरो के माध्यम से मृतक रामेश्वर के शव को भाड्रासुर की पहाड़ी के पीछे ठिकाने लगाया गया था। बालाघाट जिले से मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व कर 24 नवंबर से 27 नवंबर तक अयोध्या के नंदिनी नगर कॉलोनी गोंडा में आयोजित नेशनल ग्रुपलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बालाघाट के अरुण नकपुरे भी शामिल होंगे। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होकर जिले का वे नाम रोशन करेंगे। भारतीय ग्रुपलिंग कमेटी और भारतीय कुश्ती संघ के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर मध्य प्रदेश ग्रुपलिंग संघ के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी और प्रशिक्षक सहित अन्य ने अरुण नकपुरे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी है। अयोध्या में आयोजित इस प्रतियोगिता के लिए उन्हें रवाना किया गया। हाईकोर्ट से मिले निर्देश के बाद यातायात पुलिस व पुलिस प्रशासन के द्वारा संचालित सवारी ऑटो के दस्तावेजों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर मुख्यालय में अवैध रूप से संचालित होने वाले ऑटो चालकों पर यातायात व स्थानीय पुलिस विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान के तहत 5 ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर उनसे जुर्माने की राशि वसूल की जा रही। साथ ही जिन ऑटो चालकों के पास ऑटो चलाने व परमिट व अन्य दस्तावेज नहीं है, ऐसे 5 ऑटो को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया गया। यातायात व लालबरा पुलिस के ऑटो चालकों पर की गई कार्रवाई के चलते ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया और चेकिंग अभियान स्थल से बचते हुए ऑटो चालक दूसरे मार्ग से गुजरते हुए नजर आए। जिन ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई है, उनसे चालाने की राशि न्यायालय के माध्यम से ली जाएगी। नगर के एकमात्र दर्शनीय व प्राकृतिक स्थल मोती तालाब को प्रदूषण व गंदगी से बचाने और धोबी घाट से होने वाले गंदगी को दूर करने के लिए करीब 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन कलेक्टर श्री बोरकर और नगरीय प्रशासन ने सुरभि नगर में लाखों रुपए खर्च कर धोबी घाट का निर्माण करवाया था।
लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सुरभि नगर में बनाए गए इस धोबी घाट में कपड़ों की धुलाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते सुरभि नगर का धोबी घाट उपयोगहीन बना हुआ है। यहाँ नया घाट बनाकर नगरपालिका ने जहां एक ओर जनता के टैक्स की भी बर्बादी की, तो वहीं दूसरी ओर पिछले कई वर्षों से मोती तालाब में ही कपड़े धुलाई का कार्य जारी है, जिससे मोती तालाब का पानी भी लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिस पर अब तक जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। कौन सा घाट बोलते हैं इसको? इसको धोबी घाट के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कब बना था ये? ये करीबन 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे धुलते उलते है कि नहीं कपड़े? नहीं, कुछ भी नहीं, पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई भी आया भी नहीं, देखा भी नहीं है, और कोई कपड़े वपड़े कुछ नहीं धुलते यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ शराब की बोतलें दिख रही हैं। हाँ, तो वो रात में सब कई सारे इधर उधर के लोग आते हैं और यहाँ बैठ के शराब वराब पीते रहते हैं। अच्छा, असामयिक तत्वों का अड्डा बन गया है। हाँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अब 1-2 लोग आते हैं, से बहुत सारे तो नहीं आते हैं। आपको बताया कि मोती तालाब से धोबी घाट को हटाने और वहां जल प्रदूषण को रोकने के लिए करीब 8-9 वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रमेश संगलानी के कार्यकाल में मोती तालाब के नीचे सुरभि नगर में लाखों रुपए खर्च कर नया धोबी घाट का निर्माण कार्य कराया गया था, जहां भरपूर पानी की व्यवस्था के लिए करीब 12 टांकियों का निर्माण कर पानी निकासी की व्यवस्था सहित अन्य इंतजाम किए गए थे। वहीं पानी की सप्लाई के लिए घाट के समीप ही बोरिंग भी खुदवाया गया था। इन सभी कार्य के लिए नगर पालिका को लाखों रुपए का खर्च आया था, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में धीरे धीरे यह कार्य भी बंद कर दिया गया और लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई यह व्यवस्था फिर से पुराने ढर्रे पर आ गई, जिसके चलते पूर्व की तरह मोती तालाब में कपड़ों की धुलाई का कार्य फिर से शुरू हो गया, जो अब भी जारी है। ये बताइए, आप लोग के लिए धोबी घाट तैयार किया गया है, बनाया गया है, वहाँ पे आप लोग धुलते क्यों नहीं कपड़े? इसलिए कि उस घाट को अभी अनलॉक नहीं किया गया है और उस घाट को सफिशिएंट ढंग से नहीं बनाया गया है। वहाँ साइड लगने वाले हैं, वो साइड भी नहीं लगाए हैं और शासन ने वो जिस तरह से टाँके बना के रख दी है, और उसका भी कोई पानी देने का कि पानी कहाँ से देंगे। पानी के लिए वो तो है, लेकिन उसके लिए मोटर लगवाना पड़ेगा। मोटर लगाने के बाद में वहाँ साइड पानी का बरसात में जो पानी आएगा ये होगी, पानी में लोग धुलने वाले भीगेंगे, कपड़े भीगेंगे, उसके लिए कपड़े पर रखने के लिए उन्होंने बोले थे कि साइड बना के देंगे। अच्छा, इसकी नींव कब रखी गई थी? न्यू रखने को तो इसको लगभग 3 से 4 साल हो गया। के लिए एक घाट बनाया गया था मोती तालाब के नीचे। हाँ, सुरभि नगर में। हाँ, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। क्या सुविधा नहीं है वहाँ? वहाँ फॉन्सिंग भी नहीं है और टाँके भी सही नहीं बन पाए और मोटर भी नहीं लग पाई है। पानी कहाँ से आएगा? सुखाने उखाने के लिए वो? हाँ, फॉन्सिंग बनेगी, बॉर्डर रहेंगे, कपड़े छुकेंगे नहीं तो कोई चोट चुट्टे लेके चल जाए हमारे कपड़े, तो क्या कर लूँगा? अच्छा, ऐसी झुग्गी झोपड़ी है वहाँ। अच्छा, वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी देवेंद्र मस्कोले ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, कर्मचारी भेजकर मामले का संज्ञान लिया जाएगा, वहीं जो उचित होगा उस आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल के शासकीय चिकित्सक डॉक्टर अशोक लिल्लारे के द्वारा नगर के बस स्टैंड बैयर रोड पर स्थित स्वयं के घर में लंबे समय से एक निजी नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने बुधवार को सील कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की गई इस कार्रवाई में उक्त नर्सिंग होम लिल्लारे नर्सिंग होम की पैथोलॉजी, एक्सरे रूम, मरीज भर्ती वार्ड को सील बंद करने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि सरकारी चिकित्सक अपनी सेवाओं के अलावा अपने घर पर मरीजों को सिर्फ परामर्श दे सकता है, लेकिन उक्त शासकीय चिकित्सक के द्वारा अपने घर पर ही एक निजी नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था, जहां चिकित्सक न सिर्फ मरीजों को अपने नर्सिंग होम में परामर्श देता था, बल्कि वहां एक्सरे, पैथोलॉजी सहित अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही थी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार भी किया जाता था, जहां परामर्श के नाम पर चिकित्सक वहां पहुंचने वाले मरीजों से ट्रीटमेंट करने की मोटी रकम वसूली की जाती थी, जो नियम के खिलाफ थी। जिसकी शिकायत मिलने पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा एक जांच दल बनाया गया था। इस जांच दल ने उक्त नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था, जहां जांच दल के निरीक्षण में उक्त नर्सिंग होम में एक्सरे, पैथोलॉजी के साथ साथ क्लिनिक में कई मरीजों को भर्ती होना भी पाया गया था। जहां जांच दल ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की थी, जहां वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जांच दल की रिपोर्ट कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की थी। जहां जांच रिपोर्ट में उक्त नर्सिंग होम नियम के विरुद्ध पाए जाने पर कलेक्टर गिरीश मिश्रा के आदेश पर क्लिनिक को सील बंद करने की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार गठित दल में जिसमें डॉक्टर साहब थे, टीआई साहब थे, सीएमओ साहब थे और मैं था, हमारे द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किए गए पैथोलॉजी लैब, एक्सरे लैब एवं जो अपना भर्ती मरीज रहते हैं उसका कक्ष को सील करने का आदेश किया गया था, जिसके परिपालन में आज यहाँ पे एक्सरे कक्ष और जो रोगी भर्ती कक्ष है उसको सील किया गया एवं पैथोलॉजी का कोई कक्ष नहीं पाया गया एवं डॉक्टर साहब को हिदायत दी गई कि पैथोलॉजी के सैंपल यहाँ पर कोई भी कलेक्ट ना किए जाएँ। क्या शिकायत मिली थी जिस आधार पर कार्रवाई की गई है? इस शिकायत कलेक्टर महोदय के पास हुई थी और कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि इसमें सीलबंद की कार्रवाई की जाए, तो आदेश के परिपालन में दल यहाँ उपस्थित होकर सीलबंद की कार्रवाई। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इसके पूर्व भी उक्त नर्सिंग होम को सील बंद करने की कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में उनका पूरा नर्सिंग होम को सील किया गया था, लेकिन उस नर्सिंग होम में उनका स्वयं का घर भी है, जिसके चलते वे बच गए थे और उन्होंने पुनः नर्सिंग होम का संचालन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इस बार उनकी पैथोलॉजी मरीजों को भर्ती कराने वाले वार्ड सहित अन्य वार्डों को सील बंद करने की कार्रवाई की गई है। अब वे केवल मरीजों को परामर्श दे सकते हैं, लेकिन उन्हें भर्ती कर उनका उपचार नहीं कर सकते और न ही एक्सरे, पैथोलॉजी जैसी सेवाएं दे सकते हैं। यदि वे दोबारा नियम विरुद्ध निजी क्लिनिक नर्सिंग होम में का संचालन करते हुए पाए जाते हैं तो फिर उन पर नियम के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, एक्चुअली निजी क्लिनिक नहीं था, वो एक हमारे सरकारी चिकित्सक हैं उनके द्वारा नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। तो वो क्या है कि हमारे यहाँ का कोई भी सरकारी चिकित्सक जो है शासकीय सेवा में, वो अपने यहाँ पर अपने निवास स्थान पर केवल परामर्श सुविधाएँ दे सकता है, परामर्श दे सकता है। लेकिन ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा एक्सरे चल रहा है, वहाँ पर इंडोर पेशेंट एडमिट किए जा रहे हैं। सबकी शिकायत होने पर माननीय जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के द्वारा उसके केवल ओपीडी चलाने की सुविधाओं को छोड़ते हुए उनके इंडोर एवं एक्सरे और पैथोलॉजी की जो सुविधाएं थी उनको सीलबंद किया गया है। सर, इसके पूर्व भी ये कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके भी फिर से ये कार्रवाई पिछले बार 2-3 साल पहले जब कार्रवाई हुई थोड़ी गलत हुई थी, पूरा अस्पताल को सील कर दिया गया था, तो उसमें इनको फायदा मिल गया था और उस समय खुल गई थी। अब अभी जो है, अभी हमने उनको शासकीय चिकित्सक होने के नाते, चूँकि अपने घर में प्रैक्टिस अपने कार्य के अतिरिक्त कर सकते हैं, इसका फ़ायदा देते हुए उनको हमने कंसल्टेशन या परामर्श देने के लिए उनको परमिशन दी है। यदि उक्त चिकित्सक द्वारा दोबारा जो है ये भर्ती करके पैथोलॉजी में चेक किया जाता है या एक्सरे लिया जाता है या कहीं और संचालित किया जाता है, तो फिर अगली कार्रवाई क्या होगी? फिर उसके लिए नियम है, वो कार्रवाई वैसा करने दो, फिर कार्रवाई करेंगे। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की बैयर की अदालत ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव मलाजखंड के प्रबंधक टीके चौसे को 7,41,000 रुपए के गबन करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला पिछले 10 वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन था। हाल ही में विद्वान अदालत ने इस मामले में प्रबंधक टीके चौकसे को आरोपित अपराध में दोषी पाया। इस मामले में विद्वान अदालत ने अन्य आरोपियों को आरोपित अपराध से दोष मुक्त कर दिया है। आरोपी टीके चौकसे उर्फ तिलक कुमार चौकसे 55 वर्ष, वार्ड नंबर 15 राम मंदिर के पास कटंगी, थाना कटंगी निवासी है। अभियोजन के अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोहगांव मलाजखंड में 18 फरवरी 2009 से 7 अक्टूबर 2011 के बीच टीके चौक से प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। उनके स्थानांतरण के पश्चात दिलीप कुमार रामटेके ने प्रबंधक का पदभार लिया था। तब उन्होंने पाया कि फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत कराकर कृषक दलक राम के ऋण खाते से 80,040 रुपये, सल्लूबाई के खाते से 1,28,000 रुपये,
पवन के खाते से 96,500 रुपये, बच्चू के खाते से 1,05,000 रुपये, जेठिया के खाते से 95,000 रुपये, सोनाबाई के ऋण खाते से 86,000 रुपये, मेहतर के ऋण खाते से 72,000 रुपये निकाल लिए गए। मरियम की मृत्यु दिनांक 2 नवंबर 2010 को हो गई थी। उसके बाद भी फर्जी खाता खोलकर उसके नाम से 50,000 रुपये, मृतक चैन सिंह के नाम पर 1 लाख रुपये आहरण कर लिए गए थे। इन घटनाओं के समय समिति प्रबंधक के पद पर टीके चौक से पदस्थ थे। संस्था का अध्यक्ष रमेश टेमरे, शाखा पर्यवेक्षक MG गोस्वामी तथा बैंक शाखा प्रबंधक VK तारण, सहायक प्रबंधक ज्ञानेश्वर तथा कंप्यूटर ऑपरेटर 5 पदस्थ थे। इन गड़बड़ियों के लिए सभी संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। इसी तथ्य की जानकारी आने पर तत्कालीन प्रबंधक दिलीप कुमार के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी। सहकारी निरीक्षक MK माने, RK पौनीकर तथा ऑडिटर SN झारिया की संयुक्त टीम के द्वारा पूरे तथ्य की जांच कराई गई थी। गड़बड़ी के लिए सभी आरोपियों को जिम्मेदार ठहराते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तब समिति प्रबंधक दिलीप कुमार ने एक लिखित आवेदन थाना मलाजखंड में पेश किया था। मलाजखंड पुलिस ने शिकायत की जांच के उपरांत इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 409, 467, 468, 471, 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में आरोपियों को गिरफ्तार करके अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह प्रकरण पिछले 10 सालों से विद्वान अदालत में विचाराधीन था। हाल ही में अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में इस मामले में सुनवाई करते हुए इस मामले में प्रबंधक टीके चौकसे को आरोपित अपराध में दोषी पाया गया। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत औल्या कनार के अंतर्गत आने वाली ग्राम मुरली खाम निवासी भूरेलाल पंचेश्वर का कच्चा मकान 22 नवंबर की शाम 7:30 बजे पूरी तरह से धराशायी हो चुका और मकान धराशायी होने से गृहस्थी सहित अन्य सामग्री, मिट्टी की दीवार व उसके नीचे गिरे हुए मलबे में दब चुके हैं, जिससे गरीब परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मुरली खाम निवासी भूरेलाल पंचेश्वर का कच्चा मकान है। मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मकान के गिरने की आवाज़ आने पर परिवार के सभी सदस्य दहशत में आ गए और कुछ ही देर में मकान पूरी तरह से भरभरा कर गिर गया। साथ ही परिवार के सदस्य भी अपने आप को बचाते हुए मकान से बाहर निकल गए। अगर उक्त मकान रात 9 बजे के बाद गिरता तो सभी परिवार के सदस्य सोते रहते तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, परंतु शाम के करीब 7:30 बजे आसपास मकान गिरने से परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। मकान धराशायी होने के दौरान अपनी जान बचाते हुए बाहर निकलने पर परिवार के 3 सदस्यों को हाथ, पैर, कमर में मामूली चोटें आई, परंतु मकान में रखा समस्त गृहस्थी का सामान, LED टीवी, फ्रिज, कूलर, सिलाई मशीन सहित अन्य पढ़ाई के दस्तावेज सहित सामान दब चुका है। मुरली खाम निवासी भूरेलाल पंचेश्वर का मकान धराशायी होने की जानकारी लगने के बाद बुधवार को सरपंच प्रतिनिधि OP विसेन कोटवार पंचगणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पटवारी को मकान धराशायी होने की सूचना देकर मुआवजे के लिए प्रकरण तैयार करने की मांग की, ताकि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल सके। जिस समय मकान क्षतिग्रस्त उस समय कहाँ थे आप लोग? हम लोग खाना खा के जस्ट बाहर निकले थे। उसके बाद में थोड़ा पुट का आवाज़ आया, दीवार को जाकर देखे तो लहरने लगा दीवार, मट्टी उसका मतलब पिघलती हुई गिरने लगा नीचे। तो ऐसा मतलब सबका आवाज़ मारे और वो मतलब बंदी में कूदे हम लोग 3 लोग, और वो 3 लोग है तो इधर उधर मतलब बाहर भागे। तो जैसे आप लोग ने बंदी में कूदे तो कहाँ खरोच आया? तो मेरे को कमर में आया है और हमारे यहाँ मैसेज को मतलब हाथ पे लगा है, तो थोड़ा वहाँ पे तो खुराच आया है। रात्रि करीब 7:15 से 7:30 बजे के बीच हम लोग खाना खा करके कमरे में बैठे हुए थे। अचानक थोड़ा सनसनाहट की आवाज़ आने से हम लोग जागरूक हो गए और जब देखे हम मकान को तो दरार पड़ गया था। बस लगभग 7:30 बजे अचानक हम लोग सब जागरूक होकर के मकान से बंधी में कूद गए और बस जस्ट मकान की दीवार बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका। बीती रात नगर के बैयर चौक के अंजुमन शादी हॉल के समीप एक अज्ञात डंपर और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में जिला पंचायत बालाघाट में पदस्थ युवा सलाहकार की मौत हो गई, जबकि इसी सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से गोंदिया के लिए रेफर किया गया है। मृतक का नाम मूलतः भोपाल, हाल मुकाम सुभाष नगर बुड़ी निवासी 28 वर्षीय खिमावत हरिहर पिता धारा सिंह नायक बताया गया है, जिनके शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाष नगर बुड़ी निवासी खिमावत नायक के पिता धारा सिंह नायक भोपाल में रीजनल मैनेजर के पद पर पदस्थ है।
जबकि खिमावत नाइक जिला पंचायत में MGNRF में युवा सलाहकार के पद पर पदस्थ थे, जो अपने एक अन्य साथी के साथ बैयर चौक की तरफ से खाना खाकर बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे। वहीं बालाघाट बस स्टैंड की तरफ कोई अज्ञात डंपर भरवेली की तरफ जा रहा था, जहां अंजुमन शादी हाल के समीप डॉक्टर शिशिर खरे क्लिनिक के पास उस अज्ञात डंपर चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल में सवार युवकों को ठोस मार दी, जिससे मौके पर ही खिमावत नाइक की मौत हो गई। तो वहीं उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया है। उधर अस्पताल से तहरीर मिलने पर मौके पर पहुंची अस्पताल चौकी पुलिस ने पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी कोतवाली थाना पहुंचाई गई है, जहां कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि मोटरसाइकिल को किस डंपर ने ठोस मारी थी, फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मृतक एक्चुअली हमारे DGM साहब हैं भोपाल में, दारा सिंह नाइक, उनके सन हैं। इनका नाम खिमावत हरिधर नायक था और रात को ये लोग खाना खा करके आ रहे थे, जैसा कि बताया गया हमको, इधर बैयर तरफ से, और अंजुमन हॉल के पास डॉक्टर शिशिर खरे के घर के सामने अज्ञात डंपर से इनकी गाड़ी को टक्कर हुई है, जिसमें इनकी ब्रेन में ज़्यादा चोट लगी। स्पॉट पे ही ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी डेथ हो गई। सर किस पद पे हैं और कहाँ पर ये कार्यरत हैं जो मृतक हैं? ये जिला पंचायत बालाघाट में कार्यरत थे और इनका पद था PM केयर करके, PM फेलो इनके पोस्ट का नाम था। सर अकेली थी क्या इनके साथ में? और ये उस बाइक पे लोग 2 लोग थे, जिसमें से इनकी तो स्पॉट पे ही डेथ हो गई, दूसरे व्यक्ति को गोंदिया में भर्ती कराया गया। उनके कमर के नीचे पैरों में ज़्यादा चोट लगी है। थैंक यू। इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक का नाम बूढ़ी निवासी सोनू सिंह बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल सोनू पढ़ाई भी करता है, जिससे सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है, जहां उसकी भी हालत नाजुक बताई गई है। वहीं बैयर चौकी रोड में आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर अपनी नाराजगी जताते हुए वार्ड नंबर 3 पार्षद प्रतिनिधि सोहेल खान के नेतृत्व में युवाओं ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बैयर चौकी रोड परिसर में 2 से 3 जगह स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी इस मार्ग में कई बार सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है और कई बार उनके द्वारा स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की गई, बावजूद इसके भी कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां युवाओं ने मार्गों पर स्पीड ब्रेकर न बनाने और उनकी मांगों को अनसुना करने पर सड़क पर उतरकर चक्का जाम किए जाने की भी चेतावनी दी। कोतवाली पुलिस ने पिछले सप्ताह ग्राम भटेरा स्थित एक सुने मकान से सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। शातिर चोर राहुल उर्फ गेंडा पिता नेतनाल नागेश्वर ग्राम कोसमी निवासी है, जिसके कब्जे से भटेरा स्थित एक सुने मकान से उसके द्वारा चोरी किए गए करीब 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त कर लिए गए। इस आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में एक आरोपी नीलेश उर्फ नीली पटले की तलाश कर रही है। आपको बताया कि पितेश बेलजी ग्राम मोरिया थाना लामता निवासी ग्राम भटेरा में किराए से रहते हैं। 12 नवंबर के दिन 10 बजे वह अपनी पत्नी अरुणिमा बेलजी का इलाज कराने के लिए छिंदवाड़ा चले गए। इलाज के उपरांत छिंदवाड़ा से 14 नवंबर को 11 बजे अपने किराए के मकान भटेरा पहुंचे तो देखा कि सामने गेट में ताला खोलकर दोनों पति पत्नी अंदर पहुंचे तो देखा मकान के अंदर दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था और कमरे का सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। लोहे की अलमारी खुली हुई थी, लॉकर टूटा हुआ था और अलमारी से सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पितेश बेलजी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। इस दौरान सूचना मिली कि राहुल उर्फ गेंडा नागेश्वर घटना दिनांक को इसी एरिया में देखा गया था, जो एक शातिर चोर है। राहुल उर्फ गेंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने साथी नीलेश और नीली पटले के साथ भटेरा में चोरी करना स्वीकार किया, जिसकी निशानदेही पर उक्त सोने की चांदी के जेवरात, लॉकेट लगी हुई सोने की चैन, सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र सहित
जेवरातों की जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई और इस चोरी में उपयुक्त राहुल उर्फ गेंडा की मोटरसाइकिल भी कोतवाली पुलिस ने जब्त की। इस अपराध में राहुल उर्फ गेंडा नागेश्वर को गिरफ्तार करके यहाँ की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। देखिए, 14 नवंबर को एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें फिरियादी डॉक्टर प्रीतेश बेलजी जो मेटेरा में रहते हैं, उनके द्वारा इस हादसे की रिपोर्ट की गई थी। उनको वो अपने परिवार को लेकर इलाज करवाने के लिए छिंदवाड़ा चले गए थे 12 तारीख को, और 13-14 को वापस आए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर देखें तो उनके अलमारी में कुछ सोना चांदी के कीमती सामान रखे हुए थे, जेवर रखे हुए, चोरी हो गए। और रिपोर्ट पर हमने पंजीबद्ध करके विवेचना की है और विवेचना के दौरान जो पुराने साथी चोर वहाँ से उनकी हमने तलाश की और उसी आधार पर हमें एक ये राहुल उर्फ गेंडा नागेश्वर तथा मेघलाल नागेश्वर, ये आदर्श नगर कोसमी के रहने वाले हैं। इनको जब अभिरक्षा में लेकर कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी चीज़ें कबूल की और काफ़ी साथी चोर हैं, पुराने रिकॉर्ड भी इसमें ग्रामीण थाने में काफ़ी रिकॉर्ड है और आदतन चोर हैं। इसके साथ में और भी एक आरोपी है जो फरार है और चोरी का मसरूका का सारा इससे बरामद। बालाघाट जिले में पिछले कुछ दिनों से सट्टे के अवैध कारोबारों पर जारी पुलिस की कार्रवाई अब धीरे धीरे थमती नजर आ रही है। इस पूरे प्रकरण में सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त सभी आरोपियों के अब तक बयान नहीं हो पाए, तो वहीं मामले से जुड़े कई आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए गए। इसी बीच सट्टे के इस अवैध कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी प्रांजल जैन और विनय यादव सहित करीब आधा दर्जन आरोपियों को गुरुवार को थाने से मुचलके पर जमानत देकर रिहा किया गया। बताया जा रहा है कि 16 नवंबर को प्रांजल जैन की गिरफ्तारी की गई थी, जिसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस के द्वारा 7 दिनों तक सट्टे के इस अवैध कारोबार को लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी प्रांजल जैन पुलिस के सामने कई नामों का खुलासा भी किया, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक आरोपियों को धारा 160 का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया, जबकि अभी भी ऐसे कई आरोपी हैं जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों ने पहले नोटिस पर उपस्थित होकर थाने में अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं, जिन्हें अब पुलिस के द्वारा दूसरा नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही। उधर सूत्र बताते हैं कि 7 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को विनय यादव, प्रांजल जैन सहित करीब आधा दर्जन आरोपियों को मुचलके पर रिहा किया गया। वहीं अब भी लक्की बोपचे, सोनू किरतानी और पवन सहित अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की बात पुलिस के द्वारा कही गई थी, लेकिन पुलिस इन आरोपियों का अब तक सुराग नहीं लगा पाई और न ही उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस का मुखबिर तंत्र कोई काम कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस की गिरफ्त से दूर आरोपियों के नामों में ऐसे कई नाम हैं जिनके नामों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया या फिर जानबूझकर खुलासा नहीं किया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार गिरफ्त से दूर आरोपियों में बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, वरिष्ठ पार्टियों के पदाधिकारियों, उनके करीबियों, नगर के नामचीन खेल लोगों, खेल जगत से जुड़े लोग और बड़ी हस्तियां सहित ऐसे कई नाम हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा अब तक आरोपी नहीं बनाया गया। पुलिस के द्वारा इन नामों को राजनीतिक दबाव में आकर छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी करना तो दूर की बात, पुलिस ने ना तो उनके नाम का नोटिस जारी किया और ना ही उनके नाम सार्वजनिक किए। इससे साफ प्रतीत होता है कि सट्टे के अवैध कारोबार में जोर शोर से शुरू की गई यह कार्रवाई अब धीमी पड़ने लगी है।